खुद से ही मेडिकल स्टोर्स पर जाना, खुद से ही दवाइयाँ खरीद लेना। अच्छा, इन दवाइयों का हमारी बॉडी पर क्या कुछ असर पड़ता है? एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम कर सकती है, दोधारी तलवार जिसको कहते हैं। तो जानकारी जुटाने के लिए अच्छा है, अदरवाइज सेल्फ मेडिकेशन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मान लीजिए मेरा सिर दर्द हुआ है या बुखार हुआ है मुझे, मैं कैसे डिसाइड करूँ कि किस डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए, किस स्पेशलिटी वाले? सबसे पहला स्टेप क्या रहना चाहिए अगर आप बीमार हो गए हैं? खुद के डॉक्टर तो नहीं बनना है, यहाँ तो ये बात साफ है। सेल्फ मेडिकेशन पर तो नहीं जाना है, यूट्यूब पर भरोसा नहीं करना है। क्विक रिलीफ के चक्कर में वो लोग इंस्टेंट फार्मेसी पे बिलीव करने लग गए हैं और तुरंत मेडिसिन लेके अपने आप को वो ठीक कराना चाहते हैं। क्या हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए, कोई भी छोटी सी बीमारी, मान लीजिए सर दर्द है, जुकाम है, क्योंकि जब मान लीजिए बारिश हो रही है तो उस समय पर सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, मौसम बदलता है तब सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, ऐसे में क्या हर छोटी बीमारी के लिए दवाई लेना ज़रूरी है या हम बच सकते हैं उस चीज़ से? डॉक्टर की याद नहीं आई जैसे शायद आपके कानों में अब ये गूंजना शुरू हो जाएगा। आज की दुनिया में बीमारी से ज़्यादा तेज़ी से अगर कुछ फैल रहा है तो वो है जानकारी, लेकिन हर जानकारी सही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाला एक वीडियो, किसी अनजान व्यक्ति की सलाह या गूगल पर मिला वो झटपट इलाज धीरे धीरे अब हमारी लगातार आदत बनता जा रहा है, जो हमारे लिए ही ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है। हमारी आदत है खुद का ही डॉक्टर बन जाना। हल्का सा बुखार हो, सिर दर्द हो या कोई पुरानी समस्या होती है तो हम बिना सोचे समझे पहुंच जाते हैं पास के मेडिकल स्टोर पर और दवाइयां लेने लगते हैं। अब यहां हमें लगता है हम समय और पैसे दोनों बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी ही सेहत के साथ एक खतरनाक समझौता कर रहे होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ होना चाहिए, सवाल ये है क्या भ्रामक सूचना और सेल्फ मेडिकेशन हमारी सेहत के लिए एक साइलेंट खतरा बन चुका है जिसका हम लगातार सामना कर रहे हैं। क्योंकि हर गलत दवा, हर गलत सलाह शरीर के अंदर एक ऐसी कहानी लिख सकती है। ऐसे में सवाल कई हैं कि आखिर ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है और क्या हम अनजाने में खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद के ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। इसी पर आज हमसे बात करेंगे डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव, एमडी इंटरनल मेडिसिन। सबसे पहले तो सर स्वागत करता हूं आपका अमर उजाला पर। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी से करते हैं क्योंकि देखिए दर्शकों को ये समझाना यहाँ बेहद जरूरी है कि सेल्फ मेडिकेशन क्या है, लोग क्या कुछ करते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग लगातार अपने आम जीवन में अपनाते जा रहे हैं। जी, सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ डे में मैं आपको बताना चाहूँ इस बार की जो थीम है वो यही है कि आप मेडिकेशन को साइंटिफिकली वेरीफाई करके ही यूज़ करें। तो ऐसे में जो सेल्फ मेडिकेशन की एक आदत बनती जा रही है, जिसको मैं अपने मन का डॉक्टर कुछ ऐसा नाम देना चाहता हूँ, जिसमें लोगों को रील्स पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब, जो भी एक सोशल मीडिया का चैनल है, उस पर जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके थ्रू वो अपना इलाज और अपने आसपास अपने नियर फैमिली वालों का इलाज करने लग रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल ही अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसे में क्या ये जो जिसको हम कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन, ये कितनी हमारे लिए जानलेवा है? क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से इंटरनेट बढ़ गया है, हम यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, इसी तरीके से कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम वो चलाते रहते हैं। चैट जीपीटी आ गया है, कई एआई आ गए हैं, कई एआई ऐसा दावा करते हैं कि हम आपको मेडिकल जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। हालांकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेडिकल एआई भी ये बात कहते हैं कि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम एआई हैं, आप इस चीज को डॉक्टर से पुष्ट जरूर कर लें। ऐसे में जो लोग हैं इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये इंटरनेट के आने की वजह से, जैसे एआई के आने की वजह से यूट्यूब पर जितने ये वीडियोस बन जाते हैं, कई लोग डॉक्टर बन जाते हैं अपने आप में और बताना शुरू कर देते हैं कि आप घर पर ये कर सकते हैं तो आप ऐसे ठीक हो जाएंगे। ये कितना खतरनाक साबित हो रहा है? जी, देखिए सोशल मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम कर सकती है, जिससे कुछ प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। अगर हम सिर्फ बीमारी से रिलेटेड उनके लक्षणों की बात करें या उससे रिलेटेड कोई जानकारी की बात करें तो उसके लिए आप सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की रिप्लेसमेंट में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली ही एक छोटे से गाँव में एक पेशेंट को एक प्री मेडिकेशन कोई चल रही थी, जिसकी जानकारी वो नियर जो शॉप है, फार्मेसी की शॉप है, उसको नहीं थी। तो उन्होंने उसको एक मेडिकेशन दे दी और वो मेडिकेशन पेशेंट ने खुद बोली थी कि आप मुझे ये मेडिसिन दे दीजिए। वो मेडिसिन लेने की वजह से उसको सीवियर साइड इफ़ेक्ट हुए और वो पेशेंट
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पड़ गया, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और अंत में उसको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। ऐसे बहुत सारे केसेस अस्पताल में आते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो लंबे समय तक पेन किलर्स के लिए सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और 1 महीने 1.5 महीने के यूज़ के बाद हमें मिलता है कि उनकी किडनी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा ही, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम कर सकती है, 2 धारी तलवार जिसको कहते हैं। तो जानकारी जुटाने के लिए अच्छा है, अदरवाइज सेल्फ मेडिकेशन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जो बीमारियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन साथ के साथ वो कुछ मेडिसिन को भी प्रमोट कर रहे हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी भी प्रमोट कर देते हैं जिसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में उनकी जानकारी नहीं है या उनकी उतनी वो डिग्री नहीं है जिसके बारे में वो बात कर पाएँ। तो इससे भी पेशेंट्स को बहुत हार्म हो रहा है और पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन की तरफ बहुत बढ़ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है जो हम लोगों को आदत पड़ गई है कि खुद से ही मेडिकल स्टोर्स पर जाना, खुद से ही दवाइयाँ खरीद लेना। अच्छा, इन दवाइयों का हमारी बॉडी पर क्या कुछ असर पड़ता है? क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का डोज अलग रहता है, ठीक है, और जितनी भी दवाइयाँ आती है, अगर एक बुखार की आम दवाई की मैं बात कर लूँ, उस दवाई का ही अलग अलग डोज होता है और हर व्यक्ति पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ऐसे में मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उस डोज के बारे में नॉलेज नहीं है और बस मेडिकल स्टोर पर जाकर कहता है कि मुझे आप बुखार की या सर दर्द की दवाई दे दीजिए, ऐसे में उसके शरीर पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए, हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। कुछ एक्यूट एडवर्स इफेक्ट होते हैं और क्रोनिक एडवर्स इफेक्ट होते हैं, मतलब कि जो तत्काल आपके शरीर पे हार्म करे और कुछ थोड़े समय बाद आपके शरीर पे हार्म करे। आपने जैसे एक एग्जांपल लिया पैरासीटामॉल का। अब पैरासीटामॉल बहुत आसानी से किसी भी फार्मास्यूटिकल की शॉप पर आपको अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है और पेशेंट लेकर वो खाने लगते हैं। फीवर के केस में कई बार पेशेंट हमने देखा है कि वो 5 से 6 बार सेल्फ मेडिकेशन करके पैरासीटामॉल खाते हैं। तो पैरासीटामॉल ज़्यादा मात्रा में खाने से भी पैरासीटामॉल पॉइजनिंग हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं। लूज मोशन के लिए एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है लोपेरामाइड। जनरली आप जब भी फार्मेसी पे जाएंगे वो आपको तुरंत लोपेरामाइड दे देंगे और उसमें ये देखने को मिलता है कि लूज मोशन तो रुक जाते हैं पर उसमें पैरालिटिक इलियस जैसे कॉम्प्लिकेशन, मतलब हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें एक तरह का पैरालिसिस हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है और स्टूल पास ही नहीं होता, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन के केस में लैंड कर जाती है। तो मतलब हमारी आंतें एक तरीके से फंस गई। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली सेल्फ मेडिकेशन किसी भी केस में हार्मफुल है। हमें एक बात समझनी होगी कि वो दवाई है, वो मेडिसिन है, उसके लिए बहुत लंबी पढ़ाई करके तभी मेडिसिन देने की एक कला बनी है, एक शिक्षा बनी है। तो आप नियर डॉक्टर से मिलके ही दवाई का इस्तेमाल करें, मेरी यही सलाह होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरी तबीयत खराब हुई, अब मान लीजिए मेरा सिर दर्द हुआ है या बुखार हुआ है, मैं कैसे डिसाइड करूँगी किस डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए, किस स्पेशलिटी वाले? सबसे पहला स्टेप क्या रहना चाहिए अगर आप बीमार हो गए हैं? खुद के डॉक्टर तो नहीं बनना है, यहाँ तो ये बात साफ है, सेल्फ मेडिकेशन पर तो नहीं जाना है, यूट्यूब पर भरोसा नहीं करना है, आपको चैट जीपीटी पर भरोसा नहीं करना है, किसी भी एआई पर भरोसा नहीं करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है इसमें? देखिए, सबसे पहले एक तो एजुकेशन का पार्ट आता है कि कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम समय के साथ धीरे धीरे अपने आप को सिम्टम्स से रिलेटेड एजुकेट भी करते रहें। लेकिन जो पहला स्टेप होता है वो हमेशा एक जनरल फिजिशियन का होता है और नियर बाई हॉस्पिटल्स, आजकल हॉस्पिटल का नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। टेलीमेडिसिन, ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं और यही सलाह होगी कि आप डॉक्टर से ही सलाह लेकर आप मेडिसिन लें, क्योंकि जब भी आप सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर्स आपके लिए इतना आसान नहीं है, तो उसमें आप पहले किसी न किसी जनरल फिजिशियन के पास आप जाएं, अपने सिम्टम्स को पूरी तरीके से बताएं, कुछ जांचें वो लिखता है, डॉक्टर लिखने के बाद वो जांचें अवश्य कराएं और उसके बेसिस पर ही हम कभी कभी किस स्पेशलिटी में उनको आगे पेशेंट को रेफ़र करना है ये हम डिसाइड करवा पाते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं समझाना चाहूँगा, किसी को अगर पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द के बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
अब उसमें एक डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में ये पता चला कि भाई उनके पित्त की थैली में पथरी है। तो पथरी के लिए उन्हें हमें जनरल सर्जन के पास ही रेफर करना होगा, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन के ये तय कर पाना कि उन्हें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए ये टफ है। तो आप पहले जनरल फिजिशियन के पास जाएं, और यदि किसी भी कंडीशन में आपको ये लगता है कि आपकी समस्या बहुत ज़्यादा सीवियर है, ऐसा लगता है कि ये जानलेवा साबित हो सकती है, तो आप तत्काल अस्पताल में जाएं। वहाँ मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल होती है, वो इमीडिएट आपको ट्रायज के तौर पर एक्सेलरेट कर देते हैं और आपको उस स्पेशलिटी का डॉक्टर आकर देख लेता है। देखिए आजकल होता यूँ है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बीमार हुआ, अब वो गया, मान लीजिए बुखार की उसने दवाई ली, जनरल वो अपना एक मेडिकल स्टोर पे गया, फार्मास्यूटिकल्स पे गया, उसने दवाई मांगी है। होता ये है कि साथ में उसने बुखार की दवाई तो दी है व्यक्ति को, अगर वो ये बोलता है कि मुझे बुखार है, मुझे दवाई चाहिए, साथ में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब हो ये रहा है कि लोग इतना ज़्यादा निर्भर हो गए हैं एआई पर, और इतनी जो इन्फॉर्मेशन बोम्बार्ड की जा रही है, इतनी इन्फॉर्मेशन जो लोगों को मिल जा रही है एक साथ, लोग उससे इतने जागरूक हो गए, या ये कहूँ कि लोग इतने मिस इन्फॉर्म हो गए हैं कि लोग अब एंटीबायोटिक्स अलग से खाना शुरू हो गए हैं। ये कितना बॉडी के लिए खतरनाक है, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी चीज़ आप ज़्यादा कर रहे हैं तो खतरनाक ही होता है। तो खुद से कोई भी एंटीबायोटिक शुरू कर देना, वो कितना, क्या आपको वो लंबे रन में, क्या अगर हम कहें लंबे समय में, क्या वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा एंटीबायोटिक है क्या। एंटीबायोटिक बैक्टीरियाज के अगेंस्ट बनाई गई मेडिसिन है, तो डेफिनेटली वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ही काम करेगी। तो कभी कभी जैसे मैं देखता हूं कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वायरल फीवर है, लेकिन वो 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं। एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, लेकिन उसका सही जगह पर अगर इस्तेमाल करें तब, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स के बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट यूज़र हैं एंटीबायोटिक के, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसमें होता यह है कि आप फ्रीक्वेंटली छोटी सी छोटी बीमारी के लिए भी बिना पूछे आपने एंटीबायोटिक्स ली, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं कि किस बैक्टीरिया पे कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। कुछ जिनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तौर पे काम करती है, मल्टी बैक्टीरिया पे वो एक्शन उनका होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो पर्टिकुलर कुछ ही बैक्टीरियाज के लिए काम करती हैं। तो आप अगर फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं तो ड्रग रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक बहुत ही खतरनाक समस्या है, जिसमें भविष्य में यदि कोई सीरियस इलनेस होती है तो आप पे वो एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगी जो बेसिक एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन हो जाता है एक डॉक्टर के लिए उसको मैनेज करना। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, मैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए आप अपने डॉक्टर ना बने, और ये समझिए कि हम यहाँ पर ये जो बातचीत कर रहे हैं आपको डराने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जागरूक कर सकें कि आप अपने डॉक्टर खुद ना बने, अपने मन को हावी ना होने दें, और ये नहीं कि अगली बार आप बीमार होते हैं तो आप बस गूगल करते हैं और आप निकल पड़ते हैं कि हम दवाई लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी इतने केसेस बताए, ऐसे आपको कुछ मेजर केसेस अगर याद हों जो आपके लाइफ में, आपके इस पूरे प्रोफेशन में हुए हों, जो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ गई कि फिर उनको संभालते संभालते या तो कुछ मिसहैपनिंग हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, या वो चीज़ अगर संभली भी तो बहुत लेट जाके संभल पाई? जी, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एजिथ्रोमाइसिन। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है एक मेडिसिन का। एक पेशेंट हमारे पास आया, वो बहुत फ्रीक्वेंटली एजिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन इन मेडिसिन का यूज़ कर रहा होता था। छोटी सी भी अगर उसे सर्दी ज़ुकाम हो जाए, तुरंत जाके दवा की दुकान से और वो एजिथ्रोमाइसिन लेने लगता था। उसे कुछ महीनों बाद ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस हुई। अब ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस होने के बाद उसे जब टीबी की मेडिसिन स्टार्ट करने लग गए तो हमें ये पता लगा कि वो जो उसको टीबी की मेडिसिन स्टार्ट हुई है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गई, और उसमें जो बेसिक टीबी की मेडिसिन हैं वही काम नहीं कर रही है। तो हमें जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन छोड़ के सेकंड लाइन, थर्ड लाइन मेडिसिन जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ी। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो डेफिनेटली पेशेंट्स को ही झेलने पड़ते हैं। साथ के साथ जैसे हम ये देखते हैं कि पेट में दर्द होता है,
हम मेट्रोनिडाजोल जाके दुकान से लेके आते हैं, लूज मोशन में खाने लगते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल खाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे हम लोग के पास तमाम केस आते हैं जो हम सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे देखते हैं। मैंने आपको जैसे लोपेरामाइड का केस बताया, मैंने आपको सेफ्टम या जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके खाने की वजह से, तो ड्रग रेजिस्टेंट हमारे पास निमोनिया का केस आया और उसे ट्रीट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि जब हमने उसका ब्लड कल्चर कराया तो उसमें 99% मेडिसिन जो हैं वो रेजिस्टेंट शो कर रही थी। तो जब हमने हिस्ट्री ली पेशेंट की तो पता चला कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक यूज़र है, और अंत में वो पेशेंट बहुत मुश्किल से बचा। और क्योंकि भगवान की दया से एक दो मेडिसिन ऐसी थी जो बहुत हायर एंटीबायोटिक्स हैं जो रेजिस्टेंट नहीं थी। तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, जो ये दवाइयाँ होती, चाहे एंटीबायोटिक हो चाहे कोई भी दवाई हो, उनके डोजेज को लेकर एक बार बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि हर दवाई का डोजेज अलग है। हर, जैसे मान लीजिए हम पैरासीटामोल ही लेते हैं तो उसके एक पीछे एक mg लिखा होता है, वो एक बार mg समझा दीजिए, वो mg क्या है? देखिए, जो मेडिसिन है उसका फॉर्मेट ये है कि वो हमारे बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, कि हमारे बॉडी का वेट क्या है। जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि हमें रैंडम मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 500 की आती है, 650 की आती है, 1000 mg की आती है। सबके अपने अपने रोल हैं। कहीं पे लो डोज पैरासीटामोल हमारे लिए सिर्फ एनाल्जेसिक्स मतलब बॉडी पेन के तौर पर काम करती है, उसको रिलीफ करने के तौर पे काम करती है। हमें जब फीवर होता है तो हम 500 या 600 mg की पैरासीटामोल कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, फीवर बिल्कुल नहीं उतर रहा, तब जाकर हम 1000 mg की मेडिसिन को कंसीडर करते हैं। लेकिन वेट, पेशेंट की कोमॉर्बिड कंडीशंस, कोमॉर्बिड कंडीशन का मतलब ये है कि उसको कोई अन्य और बीमारी तो नहीं है। अब अगर किसी पेशेंट का लीवर खराब है और आपने वो पैरासीटामोल अगर उसको हायर डोज में दे दी तो उसका लीवर ऑलरेडी खराब है, और जो पैरासीटामोल होती है वो हिपैटोटॉक्सिक होती है, तो आपने उसके लीवर को और इंजर्ड कर दिया। सेम एक और मैं केस डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे पास एक केस आया था जो बहुत लंबे समय से पेन किलर्स ले रहा था, ठीक है। उसको ये पता नहीं था कि उसकी किडनी डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो चुकी है या उस पर उसका असर आ चुका है, और उसकी वजह से उसके पैरों में बहुत सीवियर पेन रहता था, बॉडी में पेन रहता था। तो लोकल डॉक्टर से या लोकल जगह से जाके उसने कहीं से पेन किलर शुरू कर दी, और सब्सिक्वेंटली क्या हो गया, उसका किडनी का फंक्शन धीरे धीरे डिरेंज्ड हो गया, यूरिन आउटपुट बिल्कुल निल हो गया। तो जब वो हमारे पास आया और हिस्ट्री में हमने देखा, पाया कि वो अगेन डोज से ज़्यादा अपने वो पेन किलर ले रहा था। क्योंकि अगर वो डॉक्टर को दिखा के पेन किलर लेता तो माइट भी उसकी जो डोजिंग है वो फिक्स करी जाती और जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही दी जाती। तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो उसके पीछे mg, mcg ये जो वर्ड लिखे होते हैं लाइक माइक्रोग्राम, वो माइक्रोग्राम में देने वाली मेडिसिन है जो mcg लिखी है। जैसे आप थायराइड की गोली खाते हैं 75 माइक्रोग्राम, 125 माइक्रोग्राम। ऐसे ही जब आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो आप देखेंगे mg में लिखी रहती है। तो वो वेट के हिसाब से और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत रिसर्च करके साइंटिफिकली उसके ऊपर बहुत सारे पेपर सबमिट करके उसके बाद उन्हें डोज को डिज़ाइन किया जाता है और सेट किया जाता है। तो आप अपनी वेट के हिसाब से ही आपको जो मेडिसिन है वो दी जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने सोशल मीडिया की बात कर ली, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा फैलता है कि आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, या सोशल मीडिया पर आजकल हमने देखा है कई ऐसे डॉक्टर्स बन के बैठ गए हैं कि वो नुस्खे बता रहे हैं कि आप घर पर ये कर लीजिए, ये हो जाएगा। इससे कैसे बचना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा कोई नुस्खा आपको लग रहा है तो क्या आपको उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए उसमें? देखिए, जब भी कोई सिम्टम्स आपको अपने बॉडी में जब भी देखने को मिलते हैं तो पहली बात तो उसे कभी आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि जो गंभीर बीमारी है उनके भी सिम्टम्स सामान्य ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गंभीर बीमारी के सिम्टम्स बहुत ऐसे आए जो बहुत ही यूनिक हो। सिंपल सा पेट दर्द बहुत कुछ हो सकता है, ऐसे पेशेंट्स में अल्सर हो सकता है, पेट में ट्यूमर हो सकता है पेट में, या नॉर्मल गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है पेट में, या लीवर की खराब हो सकती है। तो कोई भी सिम्टम्स को आप इग्नोर ना करें।
अगेन सोशल मीडिया के बारे में जैसा मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी जुटाने का एक बहुत अच्छा साधन है, लेकिन जो नुस्खे हैं जो सोशल मीडिया पे क्लेम किए जाते हैं, क्या वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं? क्या उस पर कोई रिसर्च पेपर छपा हुआ है? क्या वो किसी भी पैथी में, चाहे वो एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, किसी भी मेडिसिन की पैथी में, क्या उस पर ट्रीटमेंट एक्लेम्ड है? कोई डॉक्टर उस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है? ये सब कुछ आपको इंश्योर कर लेना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि कई बार ऐसा होता है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा, उन्होंने कहा जी जब अगर आपको डॉग बाइट हो जाए, कुत्ता काट ले, तो आप रेबीज का इंजेक्शन क्यों लगवाते हैं? वो तो कुत्ते के काटने की वजह से आपकी बॉडी में अब एंटीबॉडी तो बनी जाएगी। तो आप ये सोचिए ये कितना मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपको भी पता है रेबीज की 100% मॉर्टेलिटी रेट है। जिसको रेबीज हो जाए उसे बचने का कोई चांस ही नहीं होता। और ऐसे में जिनके पास मिलियंस में इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स के पास जिनमें मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जब वो इस तरह की फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन देखेंगे और अगर भगवान न करे उनमें से किसी, मैं कह रहा हूँ 1% लोगों ने भी ये फॉलो कर लिया, तो उनके लिए ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। कुछ नेचुरोपैथी की भी चीज़ें सोशल मीडिया पे बताई जाती हैं, तो उसमें ये देखने को मिला है कि नेचुरोपैथी के नुस्खे बताने के साथ साथ वो लोग अपनी ब्रांड की मेडिसिन्स भी बेचने लगते हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये सेल्फ मेडिकेशन से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो भी ये मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल है वो किसी भी जो ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंडिया की है उससे अप्रूव्ड नहीं होती है। लंबे पेशेंट्स पर ये ट्रीट नहीं की जाती है मतलब इसकी कोई स्टडी नहीं होती है ट्रीटमेंट की। ये मेडिसिन जब आप लंबे समय तक लेते हैं तो हो सकता है आपको एक स्नैपशॉट फायदा मिल जाए, लेकिन लंबे समय पर आप देखेंगे तो लीवर और किडनी, इन दोनों पे इसके गंभीर प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें हैवी मेटल्स का यूज किया जाता है। तो जैसे सोशल मीडिया पे लोग धीरे धीरे नुस्खे बताने के साथ साथ अपनी दवाइयां भी प्रमोट करने लगते हैं, तो उन दवाइयों पे कोई रिसर्च नहीं हुआ होता है। जो भी मेडिसिन है वो किसी भी ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से पास नहीं हुई होती है। उन पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रॉपरली मेंशन नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप ये मेडिसिन लेते हैं तो उसके कुछ स्नैपशॉट फ़ायदे, मतलब तत्काल फ़ायदे तो आपको दिख सकते हैं, पर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसी मेडिसिन में कई बार हैवी मेटल्स का भी यूज़ किया जाता है, जो बाद में जाके आपके किडनी और लीवर में सेडिमेंट कर जाती है या बैठ जाती है, जिसको निकालना बाद में असंभव होता है। तो लॉन्ग टर्म पे अगर आप ऐसी मेडिसिन इन्फ्लुएंसर्स के उसमें इन्फ्लुएंस में आके अगर आप खाते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको आगे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसी मेडिसिन बिना रिसर्च के मार्केट में, वो किसी मार्केट प्लेस पर नहीं बेचते हैं, वो सोशल मीडिया पे डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को बचें, और अगर आप सोशल मीडिया के किसी नुस्खे से बहुत प्रभावित होते हैं जो वाजिब है जैसा वो बताते हैं, तो उसमें स्मार्टनेस ये है कि आप उस नुस्खे को तुरंत सोशल मीडिया के थ्रू ही वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पर सोशल मीडिया का आप अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप गूगल पर जाएं और आप वहाँ पर देखें रिसर्च पेपर इस पर कितने छपे हैं, कितने आर्टिकल्स छपे हैं, साइंटिफिक पेपर छपे हैं। अगर छपे हुए हैं, उनके उसमें बेहतर परिणाम दिखते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछें, हेल्थ प्रोफेशनल से उसके रिलेटेड सलाह लें और उसके बाद ही उस मेडिसिन को शुरू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जब दवाई खरीदते हैं तो मैंने अक्सर ये सुना है कि दवाई में सबसे इम्पोर्टेंट उसका सॉल्ट होता है जी, तो एक बार दर्शकों को बता दीजिए वो सॉल्ट क्या है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसा आपने पूछा सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्ट जो मेडिसिन जिस फॉर्म में, फार्मास्यूटिकल फॉर्म में बॉडी के अंदर काम करती है, ये वो होता है। तो उस सॉल्ट के अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं। फिर उसमें आती है पोटेंसी, मतलब कि वो मेडिसिन आपकी बॉडी पर कितनी पोटेंट है, कितना ज़्यादा काम करती है, 90% काम करती है या 80% काम करती है या 70% काम करती है। तो जिसकी जितनी पोटेंसी होती है वो मेडिसिन उतना ज़्यादा काम करती है, उतना बेटर काम करती है।
तो जैसे हम बात जब करते हैं कि कोई भी मेडिसिन सस्ती, महंगी या जेनरिक, तो उसमें यही है कि उसमें पोटेंसी का बहुत थोड़ा मोड़ा फर्क होता है, लेकिन अगर सॉल्ट सेम है तो वो आपकी बॉडी पे सही काम करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कोविड आया, कोविड में हमने देखा लॉकडाउन लगा, सब घरों में चले गए। उस समय कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े। उस समय घरेलू नुस्खे भी कई लोगों ने अपनाए थे। तो आपको ऐसा लगता है कि जब कोविड के मामले जब बढ़ गए, अब कोविड ख़त्म हो गया है, हालांकि ये कहा जाता है कि कोई भी वायरस कभी ख़त्म नहीं होता है, तो ऐसे में क्या सेल्फ मेडिकेशन के केसेस क्या उसके बाद से बढ़ने शुरू हो गए हैं, या एक प्रॉपर ये कहूँ वो रहा है, ये एक तरीके से हमेशा से होता रहा है, मगर कोविड के बाद थोड़ा रिपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हो गया? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन की टेंडेंसी हमारे देश में बहुत पुरानी है। उसके 2-3 बड़े रीजंस भी हैं। पहला है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हर जगह इंश्योर कर पाना थोड़ा टफ रहा है। आबादी भी बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी भी है पूरे भारत में। आप अगर देखेंगे तो धीरे धीरे अब सरकार काम कर रही है कि डॉक्टर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रहे हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन की टेंडेंसी काफ़ी पुरानी है। लेकिन पोस्ट कोविड जब लॉकडाउन लगा तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी, जो प्रैक्टिस है, जो सेल्फ प्रैक्टिस करते थे, उनकी थोड़ी कम रही। हॉस्पिटल्स में जाना लोग थोड़ा अवॉइड करने लगे। उन सिचुएशंस में सेल्फ मेडिकेशन की टेंडेंसी में थोड़ा सा और पुश मिला, क्योंकि उस समय कुछ मेडिसिन्स के बारे में लोगों को जानकारी हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया कि भाई आप ये करिए तो ये हो जाएगा, नुस्खे बेचे, दवाइयाँ अलग तरीके के बेची। तो उसके बाद ये रिपोर्टिंग उसकी काफ़ी तेज़ी से होने लग गई। लोग इसके लिए जागरूक भी होने लग गए कि नहीं, सेल्फ मेडिकेशन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी है। दूसरी बात, टेलीमेडिसिन का बहुत अच्छा इसमें रोल देखने को मिला कि उसके थ्रू लोगों ने अपना इलाज कराना शुरू किया और फेक दवाइयों से बचने लगे। लेकिन डेफिनेटली आज भी इंडिया में बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग भी है, जो सेल्फ मेडिकेशन बहुत कॉमनली करता है। अच्छा, आपने पढ़े लिखे वर्ग की बात कर ली। मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड ही था कि ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, ये हम कहाँ ज़्यादा देख पा रहे हैं? क्या ये शहरों में ज़्यादा हो रहा है, या मैं कहूँ जो गांव वाले इलाके हैं वहाँ ज़्यादा हमें देखने को मिलता है? और ये ट्रेंड अचानक से बढ़ना क्यों शुरू हो गया है? क्या लोग समय बचाना चाह रहे हैं, पैसा बचाना चाह रहे हैं, या लोग इतने खुद को इन्फॉर्म्ड महसूस करने लग गए हैं कि उनको लग रहा है शायद हम ही डॉक्टर बन गए? देखिए, शहर की प्रॉब्लम अलग है, गाँव की प्रॉब्लम अलग है। अगर हम शहर की बात करें तो जैसा आपने कहा कि जो मन का डॉक्टर है वो ज़्यादा अपने आप को, आप समझ लिए कि इन्फॉर्म्ड हो गया है। वो ये सोचता है कि एआई तो है ही, तो जो चीज़ें हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, कि अगर मैं सही से टाइप करता हूँ तो वो उसका एक सटीक जवाब तो दे ही देगा। मैं अपने जितनी प्रॉब्लम है मैं उसमें डाल दूँ तो वो उसके बाद एक कॉमन मेडिकल, इवन आज आप देखोगे तो चैट जीपीटी या जितने भी एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन भी जनरेट करके दे देते हैं। लेकिन ये एक बहुत डेंजरस प्रैक्टिस है। कभी भी कोई भी मेडिसिन किस तरीके से इंटरैक्ट करेगी, क्या आपको वास्तविकता में उस मेडिसिन की ज़रूरत है भी या नहीं है, ये सब कुछ डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है उसमें पढ़ाई जाती है। एमबीबीएस में, एमडी में, डीएम करते हैं, एमसीएच करते हैं, उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। शहरों में एक नया ट्रेंड देखने को ये मिला है कि जो टाइम सेविंग, जो आपने बात करी है, टाइम बचाने के लिए लोग अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, और थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत जाके अपने पास की दुकान से एक मेडिसिन लेते हैं, और वो चाहते हैं कि जी इमीडिएट मेरी प्रॉब्लम अभी ख़त्म हो जाए। तो वो जो ट्रीट करने की जल्दबाजी है कि मैं बस एक मेडिसिन ले लूँ, मेरा काम हो जाए, क्योंकि मुझे फिर 8 घंटे काम करना है, ये कॉरपोरेट में, ऑफिस कल्चर में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितनी हैं उसमें बहुत कॉमनली देखने को मिला है। मैं मैं केस बेस्ड डिस्कशन में बहुत बिलीव करता हूँ। एक सज्जन हमारे पास आए, वो ऑफिस में काम करते थे, उनको बार बार हेडेक होता था। वो अपनी पास की दुकान से जाके हमेशा पैरासीटामॉल, कभी कोई मेडिसिन लेके खा रहे होते थे। एक दिन उन्होंने डिस्प्रिन दे दी, जो ब्लड थिनर भी होती है। तो
बाद में उनको ये पता चला कि उनको शाम तक जाते जाते ब्रेन हैमरेज हो गया। पता ये लगा कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज थे और ब्लड प्रेशर की वजह से उनको हेडेक हो रहा था, लेकिन वो डॉक्टर के पास पिछले 10 दिन में एक भी बार नहीं गए और उन्होंने ये प्रिफर किया कि मेरा ऑफिस का काम लेट हो रहा है तो मैं तुरंत जाऊं और पास के मेडिकल शॉप से मेडिसिन लूं, और डॉक्टर को दिखाए बिना लिया उन्होंने और ब्रेन हैमरेज हुआ और पेशेंट को फिर पैरालिसिस के साथ अपनी लाइफ में आगे गुजारना पड़ रहा है। तो देखो आप, एक छोटी सी बात कितनी बड़ी हेडेक सिंपल, और वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस में गिरे। गांव की समस्या अलग है। गांव में क्या है, वहाँ सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी भी गूगल या चैट जीपीटी हालांकि काफ़ी तेज़ी से एनक्रोच कर रहा है गांव के एरिया में भी, लेकिन अभी भी लोग थोड़ा सा बिलीव करते हैं कि मेरे को डॉक्टर देख ले एक बार। समस्या वहाँ ये है कि वहाँ के जो क्वैक्स हैं, जो लोकल डॉक्टर तो आप नहीं कहेंगे, प्रैक्टिशनर्स कहेंगे, अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो वहाँ पर चले जाते हैं, जिनको हम आम भाषा में बंगाली डॉक्टर कहते हैं। एक वहाँ पे स्लैंग है, हर जगह गांव में आप जाइएगा तो एक जगह ये मिल जाएंगे। तो वो लोग कहीं पे नर्सिंग है, कोई कुछ है, इवन दो कुछ तो सिर्फ 12th पास होते हैं, तो वो आप जाएंगे तो वो लोकल एरिया में इलाज कर रहे होते हैं, और वो सारी की सारी फेक मेडिसिन, स्टेरॉयड और इस तरह की मेडिसिन की माल प्रैक्टिस करते हैं। तो गांव की समस्या ये है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं, वो लोग रॉन्ग मेडिकेशन से परेशान हैं, और शहर के लोगों में ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है कि क्विक रिलीफ के चक्कर में वो लोग इंस्टेंट फार्मेसी पे बिलीव करने लग गए हैं और तुरंत मेडिसिन लेके अपने आप को वो ठीक कराना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ आम लोगों के लिए क्या सलाह है कि वो कैसे पहचाने इस बात को कि जो उनको बीमारी हुई है और उसकी मेडिकेशन कैसे करवानी है? साथ ही किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है कि उनको जब कोई दवाई लेनी है, अगर मान लीजिए डॉक्टर ने कोई प्रेस्क्रिप्शन दी है तो वो प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक पेशेंट के लिए, एक बार ये समझा दीजिए। देखिए, मेडिसिन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप दवाई का शेड्यूल क्या रखते हैं। आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन, दिन में 2 बार 3 बार, खाली पेट, कई बार खाने के बाद, उसके रीजंस हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो खाली पेट आप खाएंगे तभी वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होगी, तभी उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फुलफिल होगा। कई ऐसी मेडिसिन है जो आपको खाने के बाद आप खाएंगे तभी उसका ड्रग इंटरेक्शन बॉडी में अच्छा आएगा। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि हम दवाइयाँ उल्टी सीधी लेते हैं। जो चीज़ हमें खाने के बाद कही वो हम खाने के पहले ले लेते हैं। जो चीज़ हमें ये कहा गया कि आप विद मील लीजिए वो भी हम खाली पेट ले लेते हैं। तो ये भी एक तरीके का रॉन्ग प्रैक्टिस है, तो इससे हमें बचना चाहिए। मेरी सलाह यही है कि जब भी आप डॉक्टर कोई आपको प्रिस्क्रिप्शन दे, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है कि सर ये कितनी बार खाना है, कब कब खाना है, आप उससे तत्काल पूछें कि सर ये आप बता दीजिए, कि डॉक्टर साहब ये आप बता दीजिए कि ये मेडिसिन कितनी बार खानी है, कब कब खानी है। जब आप मेडिकल स्टोर से कोई दवा लेते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब भी आप जिस भी पैकेट में आप दवा लेते हैं उस पैकेट में वो मेडिसिन से ये लिखवा लें कि ये किस समय खानी है। घर पर आकर आजकल कैप्सूल और टैबलेट ऑर्गेनाइजर्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, तो उन ऑर्गेनाइजर्स में भी आप अपनी मेडिसिन को अलग अलग रख सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन खाली पेट खानी है, दोपहर में खानी है, शाम को खानी है। तो उससे आप गलत डोजिंग से और गलत समय पर गलत दवा लेने से बहुत आसानी से बच सकते हैं। अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए, कोई भी छोटी सी बीमारी, मान लीजिए सर दर्द है, ज़ुकाम है, क्योंकि जब मान लीजिए बारिश हो रही है तो उस समय पर सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा होता है, मौसम बदलता है तब सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा होता है, ऐसे में क्या हर छोटी बीमारी के लिए दवाई लेना ज़रूरी है या हम बच सकते हैं उस चीज़ से? नहीं, देखिए, दवाई की ज़रूरत तभी होती है जब उसके सिम्टम्स की क्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए। जैसे आपने कहा सीजनल फीवर होता है, अगर किसी को सर्दी ज़ुकाम होता है तो सर्दी ज़ुकाम एक सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम है जो 3 से 4 दिन में अपना कोर्स ख़त्म करके वो सेटल हो जाती है। तो ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि आप दवाई ही लें, उसमें घरेलू नुस्खे जैसे आप काढ़ा पी सकते हैं घर पे बनाया हुआ, अपने आप को थोड़ा वार्म प्लेस में आप अपने आप को रख सकते हैं, गर्म कपड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा पानी ना पिएं। तो इसमें प्रिकॉशन अगर आप रखते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मेडिसिन लें ही। लेकिन
जब भी बुखार आपको 4-5 दिन से ज़्यादा होने लग जाए या बुखार की जो इंटेंसिटी है वो 102 डिग्री से ऊपर आने लग जाए, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब भी आपकी बॉडी आपको ना सेल्फ अलार्म करती है कि मैं कितना ठीक हूँ, मेरी बॉडी कितना मुझे हेल्प कर पा रही है, तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। जो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप 1 से 2 दिन का वक्त दे सकते हैं अपनी बॉडी को, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो होती है उसके अगेंस्ट फाइट करती है और उससे जल्दी से जल्दी आपको छुटकारा भी मिलता है। खास बात उनको ध्यान देने की ज़रूरत है जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे कि बहुत छोटे बच्चे। उसमें आप छोटे से छोटे सिम्टम को अर्लीस्ट टाइम पे भी इग्नोर नहीं करें। जो बुजुर्ग हैं, मोर देन 65 ईयर ओल्ड है, उनमें अगर कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है तो आप उसको तत्काल डॉक्टर को दिखाएं, उसमें आप बिल्कुल भी डिले ना करें। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मेलाइटस, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम या कैंसर की मेडिसिन पर वो है, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स, या जिसको बहुत ज़्यादा खून की कमी हो, ऐसे हर मरीज़ बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो ये मरीज़ों में जब भी सिम्टम आए आप तत्काल डॉक्टर को दिखाइए और उसमें डिले मत करिए। एक हेल्दी पर्सन जो डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छा अपना कर रहा है, अगर उसको छोटा मोटा सर्दी ज़ुकाम होता है तो उसमें सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल बचें, और बहुत हो सकता है तो आप डॉक्टर से मिल के सर्दी ज़ुकाम के लिए जो एंटीहिस्टामिनिक्स होती हैं वो आप 2 दिन 3 दिन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो सिम्टोमेटिक रिलीफ होती है, नाक बहना, आँखों से पानी आना, तो ये रिलीफ आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो अब मगर दर्शकों को अगर मैं फिल्मी भाषा में कह दूं तो यही कहूं कि जब आप अब मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो आपके कानों में वो धुरंधर का डायलॉग है ना कि डॉक्टर की याद नहीं आई जस्सी, शायद आपके कानों में अब ये गूंजना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए बहुत हानिकारक है। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सेहत के मामले में थोड़ी सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। भ्रामक जानकारी के इस दौर में जरूरी है कि हम हर सलाह को आंख बंद कर कर न माने और खुद डॉक्टर बनने के बजाय सही समय पर सही विशेषज्ञ तक पहुंचे, क्योंकि याद रखिए सही जानकारी ही असली दवा है और जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। वर्ल्ड हेल्थ डे के इस खास मौके पर हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत को लेकर और ज्यादा सजग रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपसे यही अनुरोध है, अपने डॉक्टर ना बने, डॉक्टर्स के पास जाएं। बीमार होते हैं तो खुद से केमिस्ट शॉप पर ना जाएं, खुद से मेडिकल शॉप पर ना जाएं, खुद ही अपने डॉक्टर ना बने, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इतना भरोसा ना करें और हमेशा डॉक्टर की सलाह को माने। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।